नमस्कारम। तो आज हम लेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। वेलकम टू केमिस्ट्री के और वंस अगेन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ भाई? जो नॉर्मल नहीं है ना। तो एबनॉर्मल मोलर मास यानी असाधारण अणुभार जिसको हम कह सकते हैं। तो असाधारण अणुभार का मतलब क्या होता है और वो क्यों मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात है, हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म अब तक स्टडी किए हैं, उन सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों में हमने क्या किया है कि जो हमारा मेन पर्पज़ होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने का, वो होता है कि हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए देखिए, हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कणों की संख्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आएगी क्या इसकी वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करें, ठीक है भाई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र अगर हम करेंगे तो अगर हम एक मोल, कितना मोल, एक मोल KCl, कौन सा, एक मोल KCl लेंगे, तो एक मोल KCl से हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए वो 0.52 केल्विन आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो अध्ययन हम कर रहे हैं, वो कुछ अजम्पशंस या कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ हैं वो डिटरमाइन करते हैं। वो अजम्पशंस या वो लिमिटेशंस हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, कुछ विशिष्ट उसकी सीमाएं होती हैं, तभी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू मिलती है, या जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर आती है। तो वो अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहला तो हमें ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए और वह राउल्स लॉ फॉलो करना चाहिए। राउल का नियम वो क्या करना चाहिए भी, फॉलो करना चाहिए, तभी हमें सही वैल्यू मिलेगी किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। एक बात। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी होती है हमें कि अगर हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ले रहे हैं वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में वो सॉल्यूशन बनाने से पहले था, यानी कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज उसमें नहीं आना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर कोई परिवर्तन उसमें आएगा तो फिर क्या होगा, फिर पार्टिकल की संख्या चेंज हो जाएगी बिफोर डिसोल्यूशन और आफ्टर डिसोल्यूशन। और अगर पार्टिकल की संख्या, कणों की संख्या अगर चेंज हो जाएगी तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी भाई। तो ये दो अजम्पशंस, यानी हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिसोल्यूशन से पहले, विलायकीकरण से पहले और विलायकीकरण के बाद अपनी जो टेक्सचर स्ट्रक्चर है उसकी वो परिवर्तित नहीं होने चाहिए। यानी हमने अगर मान लीजिए 2 पार्टिकल लिए हैं तो 2 ही पार्टिकल रहने चाहिए सॉल्यूशन में भी, तभी हमें सही वैल्यू मिल पाएगी, हम जो नॉर्मल फार्मूला अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन आयनिक कंपाउंड या जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है द सब्सटेंस और द साल्ट्स और द मॉलिक्यूल्स which can pass electricity in their solution form or in their molten state, है ना। These substances are called electrolytes। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास KCl है ना, KCl। तो KCl का मान लीजिए हम 1 मोल लेते हैं। कितना मोल लेते हैं भाई? 1 मोल अगर लेते हैं तो 1 मोल KCl में कितने KCl के अणु होने चाहिए भाई? एवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु होंगे 1 मोल KCl में, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होने चाहिए KCl के। तो अगर उतने ही KCl के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में रहें तो हमें, अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी हमारा जो
क्वथनांक उन्नयन का जो मान है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 0.52 केल्विन। कितना आना चाहिए भाई, 0.52 केल्विन। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है कि अगर हम KCl का सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जैसे ही KCl हम डालते हैं पानी में, मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो वाटर के अंदर KCl का क्या होगा, KCl जो है वो फटाक से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयनाइजेबल है, यानी आयनीकरण होगा इसका, और K+ और Cl- बन जाएंगे। इसका मतलब 1 मोल KCl बन गए और 1 मोल Cl- बन गए, यानी कणों की संख्या क्या हो गई है, आयनों की संख्या क्या हो गई है भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डबल हो गई है। क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो डबल होने की वजह से यहाँ पे जो डेल्टा TB का मान 0.52 आना चाहिए था, वो इसका डबल मिलता है। क्या मिलता है भाई, उसका डबल मिलेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। डेफिनेशन यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस वजह से अब यहाँ पे अगर मोलर मास निकालेंगे हम KCl का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस तरह से KCl का जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम, जो हमारा साधारण फॉर्मूला अब तक हमने देखा है उसके द्वारा, तो KCl का मोलर मास से ऑब्जर्व कितना होगा, 74.5/2, यानी 74.5 जो है वो उसका एग्जैक्ट मोलर मास है, लेकिन कितना मिलेगा अपने को, उसका आधा मिलेगा। तो इस तरह के जो मोलर मास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास या असाधारण अणु भार बोलेंगे। यानी इफ वी आर गेटिंग डिफरेंट मोलर मास फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन देन द एक्चुअल मोलर मास। ओके, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो हमारी गणनाएं हैं उनके द्वारा वास्तविक मोलर मास से भिन्न मोलर मास अगर प्राप्त होता है, तो इस तरह से प्राप्त मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास या असाधारण अणु भार कहा जाता है। यहाँ पे डबल मिलेगा। तो अगर दो तरीके हो सकते हैं कि क्यों इस तरह से मोलर मास हमें मिलते हैं, तो एक तो मॉलिक्यूल का क्या हो जाए, वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाए। जैसे KCl के केस में हमने देखा कि मोलर मास हमें डबल मिलेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आधा मिलेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है, डिसोसिएशन की वजह से कणों की संख्या डबल हो गई है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई है, मोलर मास क्या आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा भाई। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कणों की संख्या के। ठीक है, तो ये बात रही डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन का मतलब मॉलिक्यूल का टूट जाना, आयनीकरण हो जाना उसका, यानी एक था तो एक से ज़्यादा बन जाता। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से 2 ही बनेंगे, 1 से 3 भी बन सकते हैं। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड लेंगे जैसे CaCl2, तो एक कैल्शियम बन जाएगा एक मॉलिक्यूल से और 2 क्या बन जाएंगे, क्लोराइड आयन बन जाएंगे, है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका 100% आयनीकरण हो, उससे कम भी आयनाइजेशन हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। तो फिर वहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंगली चेंज होती है कि कितना % आयनाइज हुआ है ना। तो वो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अब देखिए दूसरा जो केस बनता है वो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आने के बाद क्लब्ड हो जाए, यानी मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल हमने लिए थे, अब वो 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आने के बाद इस तरह से आपस में बंध जाएं कि वो एक कण की तरह व्यवहार करने लगे, है ना। तो 2 थे, अब एक की तरह व्यवहार कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो और सॉल्यूशन में अगर एक की तरह व्यवहार करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो किसके आधार पर आएगी, जो सॉल्यूशन में कण है उन्हीं के आधार पर आएगी, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन के अंदर लेते हैं, किसको भाई, एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में लेते हैं तो क्या होता है, एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर इसका द्विलिकीकरण हो जाता है, डाइमेराइजेशन हो जाता है हाइड्रोजन बंध की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल इस तरह से 2 मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे, दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल करेगा ऐसा काम। और अब क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करेंगे, यानी सॉल्यूशन के अंदर 2 की जगह कण कितने हो गए हैं, 1 हो गया है। क्यों हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डाइमेराइजेशन हुआ। क्या हुआ भाई, डाइमेराइजेशन हुआ। तो डाइमेराइजेशन की वजह से यहाँ पे हमें जो एसिटिक एसिड का मोलर मास, एग्जैक्ट मोलर मास होता है, एक्चुअल मोलर मास होता है 60। तो अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन देखेंगे तो 60 आना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व कितना हुआ है, 120 हुआ है। कितना हुआ है, 120, यानी कि मोलर मास क्या हो गया है, यहाँ पे डबल हो गया है। क्या हो गया है, डबल हो गया है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर के, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के, संगुणित होकर के क्या बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन के अंदर एक कण की तरह व्यवहार करती है, एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। और इसी वजह से इस फॉर्मूले के अनुसार हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है वो आधी मिलती है, क्योंकि कणों की संख्या आधी हो गई है, और जो मोलर मास मिलता है वो डबल मिलता है, यानी 60 की जगह 120 मिलता है। तो क्या कहलाएगा वो फिर, एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा, असाधारण अणुभार कहलाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ये मैं समझता हूँ डिस्कशन हमारा क्लियर है। और फिर भी अगर क्लियर नहीं रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, इस एबनॉर्मल मोलर मास से बचने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं वांट हॉफ ने क्या किया है, इस जो हमारे नॉर्मल फॉर्मूले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले थे, उन्होंने क्या किया, इन फॉर्मूले में एक फैक्टर इंक्लूड किया है। क्या किया है भी, फैक्टर इंक्लूड किया है। तो वो फैक्टर क्या होता है, जिसको वांट हॉफ फैक्टर कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वो फैक्टर इंक्लूड करने पे फिर हमें एग्जैक्ट मोलर मास, यानी कैलकुलेटेड जो मोलर मास होता है वो, और जो ऑब्जर्व्ड मास होता है वो सेम प्राप्त होता है। तो वांट हॉफ ने बहुत बड़ा काम किया था भाई, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी उमंग के साथ पढ़ते रहिए, और चैनल को फॉलो करते रहिए भाई, है ना। बस और कुछ नहीं, फॉलो करते रहिए आप, तो सब अच्छा ही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।